नमस्कार, संवाद कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मध्य प्रदेश विद्युत मंडल पश्चिम क्षेत्र के एमडी श्री आकाश त्रिपाठी जी। आकाश त्रिपाठी सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं, इंदौर सहित अनेक ज़िलों में कलेक्टर रह चुके हैं, ग्वालियर भी उसमें शामिल है। उनकी छवि एक दबंग और सख्त प्रशासक की छवि है और मध्य प्रदेश विद्युत मंडल में आने के बाद जो बड़ा काम उन्होंने किया है वो ये कि मध्य प्रदेश विद्युत मंडल को लगभग दलालों से मुक्त करा दिया है। उन्होंने 3 बहुत बड़े काम किए हैं। ऊर्जस पोर्टल लाए हैं, त्वरित कार्रवाई के लिए 1912 एक नंबर शुरू किया है और फ़ोटो के माध्यम से मोबाइल फ़ोटो मीटर रीडिंग शुरू करवाई है, जिससे कि बिलों की गड़बड़ियाँ बहुत अंश तक रुकी है। आकाश त्रिपाठी जी, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू। एक बड़ी चुनौती थी एमपीवी में आने के पहले कि दलाल सक्रिय रहते थे हर ऑफिस में और आम आदमी को कोई भी काम कराना हो तो वो दलाल के माध्यम से काम होता था, चाहे वो मीटर बिलिंग ज़्यादा आ रही है, मीटर बदलवाना है, नया कनेक्शन लेना है या कुछ और दूसरी समस्या है। लेकिन अब आपने जो ऊर्जस पोर्टल जारी किया है या 1912 जो आपने नंबर शुरू किया है, ये सब विचार कैसे है और उसका क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ आने के बाद ये महसूस किया कि जो एक बिजली कंपनी एक बिजली सेवा प्रदायकी कंपनी है और हमारे कंज्यूमर्स लगभग मैं बताना चाहूँगा लगभग आज की डेट में 48 लाख कंज्यूमर है हमारी कंपनी के। एक बहुत बड़ा नंबर, लगभग आधा करोड़ कंज्यूमर हमारे पास हैं। इन कंज्यूमर के प्रति जवाबदेही हमारे ऊपर इंदौर उज्जैन संभाग में मिला के 48 लाख कंज्यूमर है। इनके प्रति जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिए मैंने जब देखा तो हमारे यहाँ कोई ऐसा विशिष्ट माध्यम नहीं था जिसके माध्यम से हम जवाबदेही सुनिश्चित कर पाएँ। आपकी मीटर की कंप्लेंट है, आपके बिल की कंप्लेंट है, आपके पास कोई अन्य है, आपको नया कनेक्शन लेना है, तो रूटीन हमारे जोन ऑफिस में या हमारे डीसी ऑफिस में आप जाएंगे और एक रूटीन प्रक्रिया में आपको बहुत प्रयास करना पड़ेगा, तब वो चीज़ें हो पाएंगी। और जैसा आपने कहा, एक छोटे लेवल के जो इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर या इस प्रकार के दलालों का बहुत बड़ा नेटवर्क था, जिनके माध्यम से अगर आप आएंगे तो आपका काम बहुत तेज़ी से हो जाएगा, अन्यथा आपको काफ़ी समय लगेगा। उसके लिए सबसे पहले हम लोगों ने ये जो ऊर्जस पोर्टल है ये प्रारंभ किया। उस पोर्टल में 2015 अगस्त में चालू किया था। उसके बाद उसको हम लोग मोबाइल ऐप पर लेकर आए, क्योंकि अब मोबाइल ऐप का ज़माना है। उसके बाद भी मैंने महसूस किया कि कुछ सेवाएं, खासकर बिल करेक्शन और एलटी कनेक्शन जो हमारे होते हैं, उनको हमको कहीं ना कहीं और ज़्यादा सुविधाजनक बनाना चाहिए। तो हमने अब उसको 1912 में भी 1 अप्रैल से उसको 1912 में फ़ोन कॉल पे 1912 में जब शिकायत होती है तो उसका परसेंटेज क्या रहता है? 2 घंटे में कितने % तक शिकायत? देखिए, 1912 जो त्वरित सेवा है वो ओरिजिनली चालू इस बात के लिए की गई थी कि मैंने ये महसूस किया कि जब मैंने ज्वाइन किया था उसके 2-3 महीनों के अंतर्गत मेरे पास रात में कई बार 11 साढ़े 11 बजे भी इस तरह के कंप्लेंट्स आई कि साहब 8 घंटे हो गए, मेरा अभी तक बिजली चालू नहीं हुई। तो उसको देखते हुए मैंने महसूस किया कि अगर मेरे लेवल पे इतनी कंप्लेंट आ रही है तो नीचे के लेवल पे डेफिनेटली ये संख्या बहुत ज़्यादा होगी। तो हमने 1912 इसलिए चालू किया था कि हम 2 घंटे के अंदर एक जवाबदेही लें कि हम उसको रिज़ॉल्व करेंगे, उस निराकरण को, अगर आपकी बिजली जाती है तो। इसमें एक 1912 नंबर है जो कि 24 घंटे का कॉल सेंटर हमने दिया। कॉल सेंटर हमारे विभाग से अलग है, वो एक इंडिपेंडेंटली एक दूसरी कंपनी चलाती है, जिससे ये चीज़ सुनिश्चित हो पाए कि हम लोग उसको क्लोज़ ना कर पाएँ, उसको जब तक उसका एक्चुअल निराकरण ना हो। वो जब शिकायत उसके पास जाती है तो वो एक सीयूजी के नेटवर्क के माध्यम से हमारे संबंधित जो लाइनमैन है उसको ट्रांसफ़र होता है और उसको 2 घंटे में निराकरण करने के बाद वो एसएमएस के माध्यम से वापस बताता है, तब उसे क्लोज़ किया जाता है। प्रतिदिन करीब हम लोग 15 से 20% उपभोक्ता, अगर मान लीजिए किसी दिन 100 कंप्लेंट आई हैं तो आप निश्चित मानिए 10 से 15 लोगों से हम वापस बात करते हैं, जो शिकायतें हम क्लोज़ करते हैं और उनसे नोट कराते हैं कि आप क्या उस निराकरण से संतुष्ट हैं और जो समय बताया गया क्या उसके अंदर का निराकरण हुआ है। कितने % हो जाती है? देखिए, अभी तक हम लोग का जो अभी तक आपका दावा, आपके विभाग के दावा कि 95% तक शिकायतें निपट जाती हैं। लगभग 96% अभी चल रहा है जो हमारा 2 घंटे में निराकरण वाला जो है। ये हम सेवा लगभग हम लोग को अब 2 वर्ष होने जा रहा है इसको करते। 2 वर्ष थोड़ा कम हुआ है, लगभग पौने 2 वर्ष हुआ है। इसमें लगभग 4.5 लाख कंप्लेंट अभी तक हमारे पास आई हैं और उसमें 2 घंटे के अंदर का निराकरण जैसा है मैंने बताया 95% है, जो लगभग 96 के आसपास है। इसके अलावा फिर 2 से 3 घंटे, 3 से 4 घंटे और 4 घंटे से ऊपर वाले भी कुछ लेवल, इसमें बहुत कम ऐसी शिकायतें नहीं हैं जो उसमें गई हैं और उसमें कुछ मेजर फॉल्ट होने के कारण उसमें समय ज़्यादा लगा है। इसमें एक समस्या तब आती है जब कभी कोई बहुत बड़ी आंधी, जैसे अभी 5 जून को एक बड़ी आंधी आई थी, उसमें प्रॉब्लम ये हुई थी कि उसमें हमारे 33 केवी और 11 केवी के लगभग 60% फीडर प्रभावित हुए थे।
लगभग पौने तब तो 300 2 घंटे में संभाल पाना मुश्किल तब पौने 300 पेड़ गिरे थे। तो हमारा सबसे पहली प्राथमिकता ये थी कि हम उसमें फीडर्स चालू करें, क्योंकि जब तक फीडर नहीं चालू होगा तब तक उससे जुड़ी हुई जो एलटी में कॉलोनीज़ हैं, घर हैं, उनको बिजली नहीं मिलेगी। और हमने सर, ये पेड़ क्यों गिरे? जो बरसात के पहले के जो एक मेंटेनेंस होना चाहिए, वो मेंटेनेंस आप क्यों नहीं कर पाए? मैं पहले ये बताना चाहूँगा कि पेड़ काटने का हमको कोई अधिकार नहीं है, वो हम लोग के अधिकार क्षेत्र के बाहर है। हम लोग मेंटेनेंस में कभी भी पेड़ नहीं काटते, केवल उनकी छटनी करते हैं। यहाँ जब पेड़ ही पूरा जड़ से उखड़ के गिर जाएगा तो वो तो एक आपदा की श्रेणी का आएगा। ऐसी तेज़ आंधी संभवतः कई वर्षों में मैंने तो नहीं देखी कि एक साथ एक आंधी में एक शाम में 200 से 250, 300, पौने 300 पेड़ गिर जाएं, और ये गिरते सब हमारी लाइनों में। आपको बताना चाहूँ, केवल इंदौर सिटी में केवल 20,000 किलोमीटर से बड़ा हमारा इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है। 20,000 किलोमीटर बहुत बड़ा संख्या होती है, और इसमें सभी नेटवर्क में आपको पता है सभी उसके किनारे पेड़ रहते हैं। इन पेड़ों के कारण 90% फॉल्ट हमारे जो बिजली में होते हैं इन पेड़ों के कारण होते हैं। उसका एक बड़ा कारण है हमारे अंडरग्राउंड नेटवर्क की सुविधा नहीं है। मेरा जरा भी नेटवर्क जो है अभी अंडरग्राउंड नहीं है। अभी आपने देखा होगा स्मार्ट सिटी में पहली बार अंडरग्राउंड नेटवर्क डल रहा है, लेकिन बाकी पूरा खुला नेटवर्क होने के कारण वो सीधा हवाओं को। नगर निगम और मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के बीच में भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ कि भाई हम नहीं उठाएंगे कचरा, आपने कहा कि आपको उठाना पड़ेगा, इस तरह का? देखिए, ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ था और बड़ा अनफॉर्चुनेट था, क्योंकि उसके कारण करीब 10-12 दिन का क्रूशियल टाइम जो छंटनी का पेड़ों की रहता है मेंटेनेंस के लिए, वो हमारा प्रभावित हुआ था। उसमें नगर निगम का ये कहना था कि जो पेड़ की डगालें हम काटते हैं उसको उठा के सफाई का काम भी हम लोग करें। उसमें फिर मेरी नगर निगम आयुक्त से बात हुई कि झाड़ू लगाने वाला और सफाई करने वाला स्टाफ हमारे पास नहीं होता है, ये तकनीकी स्टाफ होता है जो कि जिसको हम डिप्लॉय करते हैं मेंटेनेंस के लिए पेड़ काटने में। उसके बाद फिर ये तय हुआ कि हम उनको गाड़ी प्रोवाइड कर देंगे और वो फिर उसमें अपने जो सफाई कर्मचारी वो लगा के उसको साफ़ करेंगे। लेकिन इस बीच में करीब जो 10-12 दिन का क्रूशियल टाइम है वो निश्चित रूप से हमारा नुकसान हुआ है, जिसके कारण हमको मेंटेनेंस में समस्या आई। सर, एक आपने जो फ़ोटो से मीटर रीडिंग वाला सिलसिला चालू किया, जो पहले मीटर की रीडिंग की गलत रीडिंग की शिकायत आती थी, ज़्यादा रीडिंग की शिकायत आती थी, ज़्यादा बिल की शिकायत आती थी, वो दूर हुई है कुछ हद तक? देखिए, इसमें फ़ोटो मीटर रीडिंग भी हमने इसलिए चालू की कि इसके पहले हमारा लगभग 50% असेसमेंट होता था। असेसमेंट मतलब बिना मीटर रीड किए हमारा जो मीटर रीडर है उसकी विम्स एंड फैंसीज़ पे, उसकी इच्छा पे निर्भर है कि वो किसको कितनी रीडिंग थोप देता है उसके ऊपर। जहाँ उसकी सेटिंग हो गई वहाँ पे वो उसको बहुत कम करके बता देगा। जहाँ उसका मन की इच्छा पूर्ति नहीं हुई उसको अनाप शनाप कुछ भी यूनिट बिल कर देता था। फ़ोटो मीटर रीडिंग में हमने बहुत सिंपल एक किसी भी स्मार्टफ़ोन, चाहे वो चाइनीज़ स्मार्टफ़ोन भी हो, उसमें एक ऐप है जिसके माध्यम से फ़ोटो रीड होती हैं और जीपीएस लोकेशन के साथ वो हमारे सर्वर पे आ जाती है। और उसमें तारीख भी आ जाती है? उसमें तारीख, समय सब कुछ आ जाता है उसमें। और उसमें उसके बाद हम उस फ़ोटो को प्रिंट करके देते हैं बिल्स में। आपको मैं बताऊं, जब हमने शुरुआत की तो केवल 30% फ़ोटो हम लोग सही प्रिंट करके दे पा रहे थे मीटर्स में, वो बिल्स में। और जब तक फ़ोटो मीटर में नहीं आती है, बिल में नहीं आती है, तब तक उपभोक्ता को संतुष्टि नहीं होती कि उसका मीटर सही रीड किया गया। उसको बहुत हम लोगों ने प्रयास किया, लगभग 50 मीटर रीडर्स हम लोगों ने इस बीच में हटाए हैं जो कि बदमाशी जानबूझ के कर रहे थे ताकि ये सिस्टम को कहीं ना कहीं फेल कर दें। लेकिन हम उस पर डटे रहे और लगभग अभी हम लोग 80 से 85% एक्यूरेसी पे हैं। अभी भी मैं कहूँगा कि करीब 15% जो बिल हैं उनमें हम फ़ोटो नहीं सही छाप पा रहे हैं। वो भी एक बड़ा नंबर है, क्योंकि अगर 5.5 लाख उपभोक्ता मेरे शहर के हैं तो उसका अगर आप 10% देखेंगे तो वो। ये सुविधा केवल आपने बड़े शहरों में इंदौर उज्जैन में ही है या नहीं, ये हमने मंदसौर और नीमच में भी है? ये हम सुविधा हमारे सभी शहरों में है। जैसे हमारी त्वरित सुविधा भी सभी शहरों में है, इसी प्रकार ये सुविधा भी पूरे शहरों में। मेरे 15 लाख उपभोक्ता हैं। ऊर्जस पोर्टल भी सभी शहरों में? ऊर्जस पोर्टल भी सभी शहरों में। हमने ये सभी शहरों में, ऊर्जस पोर्टल तो ग्रामीण के लिए भी है उसके अलावा, लेकिन फ़ोटो मीटर रीडिंग और त्वरित सेवाएं अभी शहरों में दी हमने, क्योंकि शहरों में। ग्रामीण इलाके तक ले जाएंगे आप? ग्रामीण इलाकों तक हम लोग अभी बड़े गांव तक ज़्यादा से ज़्यादा आगे सोचेंगे, क्योंकि हमारे कॉल सेंटर की क्षमताएं फिर तहसील स्तर तक। अभी तहसील स्तर के कुछ शहर तो हमने लिए हैं, जैसे महू लिया हुआ है, सनावद लिया हुआ है, बड़वाह लिया हुआ है। धीरे धीरे हम थोड़े से और मिडिल साइज टाउन तक जाएंगे, लेकिन उसको ग्रामीण क्षेत्र में ले जाना फिजिबल नहीं है, क्योंकि उसके लिए हमको कम से कम 200 सीटर कॉल सेंटर की आवश्यकता पड़ेगी। हमने 50 सीटर कॉल सेंटर क्रिएट किया, उसके बाद फिर वो नेटवर्क चोक होने लगेगा अगर हमने उससे ज़्यादा। सर, एक समस्या इन दिनों अप्रैल मई जून में देखने को मिल रही है कि बिल बहुत बरकरार है। मैंने खुद ने उसका जब स्टडी करी तो पता चला कि एक तो बिल की राशि बढ़ी जाती है, रेट बढ़ जाता है, दूसरा बिजली में खपत भी बढ़ जाती है, एसी और कूलर, और तीसरा जो सामाजिक सुरक्षा निधि है जी, वो भी आप इन 3 महीने में अप्रैल मई जून में उसको वसूल करते हैं जी। क्या ये संभव नहीं है कि ये जो सुरक्षा निधि है ये आप जुलाई अगस्त सितंबर में लें तो
गर्मियों के कारण जो बिल बढ़ता है एसी कूलर के कारण, वो थोड़ा सा उसको राहत मिल नहीं, जाए। आपका ये सुझाव वैसे है बहुत अच्छा, क्योंकि वाकई में आपका कहना सही है। एक तो जब नया टैरिफ आता है वो भी अप्रैल से लागू हुआ, गर्मी के कारण एकदम से एसी वाला कंजम्पशन बढ़ता है, वो भी उसमें रिफ्लेक्ट होता है, और उसी से हमारा सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो भी रिवाइज़ होता है उसी समय। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट एक केवल ऐसा है जिसको हम लोग आगे प्लेस कर सकते हैं। तो मैं प्रयास करूंगा कि अगले बिलिंग लॉजिक में उसको जुलाई अगस्त वाले स्लॉट में शिफ्ट कर दें, तो कम से कम वो जो एक्स्ट्रा बोझा आता है वो शिफ्ट हो जाएगा, और उस दौरान कंजम्पशन वैसे भी डाउन हो जाता है बरसात के दौरान। सर, अभी कुछ दिनों पहले मीडिया में भी खबर थी कि किसानों पर ग्रामीण क्षेत्र में बहुत बिल बकाया है, बहुत राशि बकाया है। एमपीबी का लॉस भी इसलिए हो रहा है कि वसूली ठीक से नहीं हो पा रही। अब उसमें चूँकि गेहूं की जब बुआई होती है तब बिजली की बहुत ज़रूरत पड़ती है किसानों को, और आप भी कोशिश करते हैं, सरकार की मंशा है कि 24 घंटे बिजली मिले। बिजली आप देते हैं, बिजली कंजम्पशन हो जाता है, लेकिन बिल भरने की बारी आती है तो किसान पीछे हट जाता है। क्या ये संभव नहीं है, चूँकि गेहूँ तो सरकार ही खरीदती है और सबके बैंकों में खाते भी हैं किसानों के, तो क्या ये संभव नहीं है कि इधर सरकार गेहूँ खरीदे, उनके बैंकों में जमा है, एकल खिड़की से बैंक से आपका बिल भी जमा हो जाए, तो जो जनरेशन लॉस कह लें या जो आर्थिक नुकसान कंपनी को हो रहा है और उसका नुकसान मुझ जैसे मिडिल क्लास उपभोक्ताओं को झेलना पड़ता है, वो बच सकता है? देखिए, इसमें मैं बताना चाहूँगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में दो प्रकार के बिल्स हम देते हैं। एक तो एफआरटी फ्लैट रेट बिल होता है, जो कि किसान के पंप के लिए रहता है, जो आप बता रहे इरीगेशन की, उसमें हम 10 घंटे बिजली देते हैं, उसमें 24 घंटे बिजली नहीं देते हैं। उसके बदले जो फ्लैट रेट बिल होता है उसका 80% सरकार भरती है। ये एक बहुत बड़ी सुविधा हमारे यहाँ किसानों को दी गई कि 80% बिजली का बिल पंपों का सरकार वहन करती है। केवल 20% का बिल साल में 2 बार किसानों को दिया जाता है। हमारी कंपनी में अगर मैं बात करूं तो शाजापुर, आगर, देवास, इस प्रकार कुछ ज़िले छोड़ दें तो जैसे इंदौर संभाग के तो लगभग सभी ज़िलों में हमारी रिकवरी लगभग 100% है। जो भी बिल हमने पिछला जारी किया 100% के आसपास लिया। तो हमारे यहाँ किसान बिल अच्छा पेमेंट करते हैं। शाजापुर, आगर वगैरह में समस्याएं हैं, लेकिन मैं आपको ये भी बताऊं कि हमने जो रेवेन्यू रिकवरी वाली कार्रवाई है उसमें कुर्की और ये सब माध्यमों से लगभग 200 करोड़ रुपए हमने पिछले वर्ष में बकाया राशि वसूल की है, और ये पिछले 15-20 वर्षों में इस प्रकार की कार्रवाई कभी किसी कंपनी में नहीं हुई थी, वो हमने पिछले 1 वर्ष में की है। और जहाँ तक आपका जो कहना है कि जो बकाया है उसमें बड़ी मात्रा ग्रामीण क्षेत्र के घरेलू सेक्टर की है। घरेलू सेक्टर में रिकवरी बहुत कम है, और उसमें रिकवरी में समस्याएं कई हैं, क्योंकि इतने बड़े बड़े गांव हैं और हमारे पास मीटर रीडर्स भी बहुत कम हैं, बिल डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत अच्छे से नहीं हो पाता है, और इसके लिए कुछ नए कॉन्सेप्ट्स प्रयोग में लाए गए हैं। आपका काम बहुत सारा कर्मचारियों का अभाव है, इसलिए आप आउटसोर्स काम कराते हैं, तो ये भर्ती में कहाँ बाधा है? आप कर्मचारी क्यों नहीं भर्ती कर रहे? देखिए, भर्ती करने की लगातार कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं पर नए कर्मचारी नहीं रखे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो टोटल रेवेन्यू आता है उसका 80% तो लगभग हम लोग बिजली खरीदने में चला जाता है, क्योंकि बिजली हमारे यहाँ सरप्लस है और बिजली के फिक्स चार्जेस भी देने होते हैं, तो लगभग 80% बिजली में चला गया। अभी मेरा जो स्थापना और मेंटेनेंस का जो व्यय है लगभग 9% के आसपास पहुँच गया है। अगर मैं बहुत ज़्यादा भर्ती कर लूँ तो वो व्यय ऐसा हो जाएगा कि हम लोग संभाल ही नहीं पाएंगे। 9 से 20 हो जाएगा वो। तो इसलिए हमको बहुत आवश्यक है कि हमको अपने ये खर्चे लिमिटेड रखने पड़ेंगे। अभी 20,000 कर्मचारी अधिकारी मिला के मेरे पास 20,000 लोग हैं मेरी कंपनी में, एक बहुत बड़ी संख्या है। इस पर कहीं ना कहीं लगता तो है आपको कर्मचारी कम है, जितना काम है। 48 लाख उपभोक्ता है आपके पास। देखिए, कर्मचारी निश्चित रूप से थोड़े से और बढ़ने चाहिए। क्या रेशो है उपभोक्ता और कर्मचारियों का? देखिए, उसको इस तरीके से हम नहीं देख सकते, क्योंकि इसमें अलग अलग प्रकार के काम है। लाइन मेंटेनेंस का या लाइन को सुचारू रूप से चलाना, सब स्टेशन चलाना, मीटर रीडिंग करना, बिल डिस्ट्रीब्यूशन करना, ऐसे बहुत सारे फंक्शंस में ये बटा हुआ है। इसलिए रेशियो डायरेक्टली, क्योंकि वो उपभोक्ता का अटेंड करने वाले के आधार पर हम नहीं देते। अभी हमारे यहाँ मीटर रीडर की मैं बात करूँ, 3000 उपभोक्ताओं पर 1 मीटर रीडर होता है हमारे यहाँ, जो हमारे यहाँ का नॉर्म है। लेकिन जैसा आपने कहा कि कर्मचारी कुल मिला के हमारे पास मेंटेनेंस और सब रेवेन्यू वसूली के लिए, ये सब के लिए कम तो पड़ते हैं, लेकिन अब उसका दूसरा रास्ता हमने लिया है कि हमने ऐसे आउटसोर्स कंपनीज़ को डिवीज़न और डीसीज़ करके पायलट बेसिस पे दिया है, और उसमें उनको रेवेन्यू बढ़ाने पर उनको शेयर किया जाएगा। जैसे मान लीजिए आज 1 रुपये या 2 रुपये का वहाँ पे पर यूनिट बिल वसूल करके हमको रेवेन्यू मिल रहा है, और वो अगर 2.5 रुपये लाता है तो जो बढ़े हुए रेवेन्यू में 20% उसको मिलेगा, 80% हमको मिलेगा। तो ये एक नया सॉल्यूशन लेके आने की कोशिश है, जिसको अभी जस्ट शुरू किया गया है, कर्मचारियों कमी से भी निपटा जा सके। प्लस वो स्पॉट बिलिंग करेगा, उसको उसमें एक बड़ा मैंडेट है स्पॉट बिलिंग का, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में आपको वहीं का वहीं स्पॉट का बिल जैसे आपका रीडिंग हो वहीं का वहीं दे दिया जाएगा। तो ये एक बड़ी सुविधा भी उसके माध्यम से प्राप्त होगी। अभी 2 बड़े सर्कल्स में भी हमने यही सुविधा बुरहानपुर और शाजापुर में किया है,
और अगर वहाँ पे पायलट सक्सेसफुल रहा तो 3-4 महीनों के अंदर इंदौर सिटी में भी हम लोग उसको लाएंगे और उसके बाद हम उपभोक्ताओं को स्पॉट पे बिल दे पाएंगे। आपका मीटर रीड हुआ उसी क्षण आपको वहीं पे प्रिंट करके बिल दिया जाएगा। सर जैसा भी आपने कहा कि ग्रामीण इलाके में बहुत चोरी होती है घरेलू उपभोक्ता में और उसको वसूली नहीं हो पाती। मध्य प्रदेश विद्युत अधिनियम 2003 उसमें ये प्रावधान है कि अगर चोरी हो रही है, हेकड़ी डाल के किसान चोरी कर रहा है तो 4,000 रुपये प्रति हार्स पावर पहले दंड था, बाद में सरकार ने इसको घटा के 100 रुपये प्रति हार्स पावर कर दिया। और ये भी उस 2003 के अधिनियम में ये भी प्रावधान है कि अगर एक बार आप पकड़े गए और आपने दंड भर दिया तो आप बरी हो जाओगे, लेकिन दूसरी बार आप फिर से पकड़े गए तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए और जेल भेजा जाना चाहिए। लेकिन जो भी पॉलिटिकल कारण रहे हों उसके, जो भी है, इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती, तो वो चोरी की प्रवृत्ति तो रुकती नहीं है। आप खुद भी कह रहे हैं कि चोरी करके नहीं, देखिए मैं चोरी की प्रवृत्ति उतनी ज़्यादा नहीं है। अगर मैं अब इंदौर कंपनी की बात करूं, वेस्ट कंपनी की, इसमें समस्या है कि बिल जाते हैं, कंज्यूमर है वो बाकायदा, बिल अगर उसका मान लीजिए मंथ का 600 रुपये का गया तो उसका भुगतान नहीं होता है, वो बकाया हमारे यहाँ। मतलब चोरी हम उसको कहेंगे जहाँ पे उसने हेकड़ी डाल के सीधे। अब हेकड़ी वाला काम बहुत कम रह गया है क्योंकि अब केबल्स लग गए। हम लोगों ने सबसे एक बड़ा प्रोजेक्ट के रूप में सब जगहों पे ये लिया है कि खुले तार ना छोड़े और उसको हम आर्मर्ड के कई बस्तियों में हेकड़ी डाल के देखिए अभी है, लेकिन अभी इसमें RAPDRP में कुछ किया गया और कुछ अभी IPDS स्कीम आ रही है, तो उसमें भी यही प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम केबल में कन्वर्ट कर लें। कुछ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं होती सर? मेरा नहीं, इसमें मैं कानूनी कार्रवाई कहीं 2-4 लोग भी अगर जेल चले जाएंगे तो शायद सबक मिलेगा। देखिए इसमें हर साल लगभग मैं समझता हूँ 85 लोग तो करीब जेल जाते हैं विद्युत चोरी में, और लगभग विजिलेंस के माध्यम से हम लोग प्रतिवर्ष लगभग 100 करोड़ से अधिक के प्रकरण बनाते हैं। जो आप बता रहे हैं इसमें 126 में 138 जो उसके सेक्शन है वो 135, उसमें हम लोग प्रकरण बनाते हैं और उसको बाकायदा कोर्ट में प्रस्तुत करते हैं। आप देखिए लोक अदालतें जब लगती हैं तो सबसे ज़्यादा डिस्पोजल बिजली कंपनी के प्रकरणों का रहता है। तो ये प्रकरण कैसे आए? ये प्रकरण इन्हीं बिजली चोरी के प्रकरणों को जब हम कोर्ट में प्रस्तुत करते हैं निराकरण के लिए, उसके माध्यम से प्रकरण आते हैं। और लेकिन इसमें एक बात सही है कि कानूनी प्रक्रिया काफ़ी लंबी रहती है, लेकिन तब भी अमूमन हर साल सजाएँ होती हैं। बल्कि कुछ जगहों पे मैं नाम नहीं लूँगा, अच्छे बड़े लोगों पे भी कुछ कार्रवाइयाँ हुई जिनको जेल तक भेजा गया है और उसका बहुत सैल्यूटरी इफेक्ट वहाँ पे आता है निश्चित रूप से। लेकिन ये संख्या, हज़ारों की संख्या में प्रकरण हम लोग हर साल बनाकर कोर्ट में लगा रहे हैं। सर एक नई कॉलोनी जब बनती है तो वह ट्रांसफार्मर कॉलोनाइजर लगा देता है जी। उस ट्रांसफार्मर पर भी बिजली की खपत होती है, लेकिन बस्ती की बाद में होती है। तो क्या ये संभव नहीं है कि ट्रांसफार्मर लगवाने के पैसे ले लिए जाएँ और जब बसाहट हो जाए तब ट्रांसफ़र लगाया जाए? देखिए ये सुझाव अभी क्रेडाई के साथ भी हम लोगों ने किया था। क्रेडाई के इस मीटिंग में 2-3 सुझाव हमारे पास आए थे, जिसमें ये भी सुझाव शामिल था कि हम ट्रांसफार्मर का पहला पैसे डिपॉजिट कर लें। उसमें एक समस्या आती है कि उसकी गारंटी अवधि जो रहती है वो उसका क्या निराकरण हो, लेकिन इस दिशा में हम लोग ने शासन स्तर पर भी सुझाव दिया। हो सकता है ये वाली चीज़ बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट भी हो जाए। और इसी प्रकार एक और पार्शियल चार्जिंग का भी उसमें एक इशू था कि अगर एक फ़ेज़ कॉलोनी का बसा है तो बाकी फ़ेज़ के लिए हम बैंक गारंटीज़ ले लें और एक फ़ेज़ जहाँ पे है अभी वहाँ पे उसका इलेक्ट्रिफिकेशन अलाउ कर दें। ये दोनों चीज़ों पे हम लोग सिद्धांततः सहमत हैं और इस चीज़ को अभी शासन स्तर पर और कमीशन स्तर पे हमको रेगुलेशन का अनुमति लेनी पड़ती है, उसके लिए हमने लगाया है। आपने कुछ जिलों स्तर के ऑफिस को, कुछ संभागीय ऑफिस को ISO द्वारा पंजीकृत करवाया, उसको रजिस्टर्ड करवाया, तो बाकी सब पूरे हर ऑफिस को करवाने की आपकी कोई देखिए ISO 9001 में आपको अपने ऑफिस में पूरी प्रक्रियाएं सुचारू करनी पड़ती हैं, रिकॉर्ड कीपिंग अच्छा रखनी पड़ती है। अगर कोई उस ऑफिस में आता है तो उसको कैसे गाइड किया जाएगा, ये सब बहुत सारे उसके नॉर्म्स होते हैं, उसके कैसे रिसीव करना और सब चीज़ें। तो हमारे यहाँ अभी तक हमने टारगेट किया था कि डिवीज़न ऑफिस तक हम लोग कर लें। हमारे यहाँ चैनल ऐसा रहता है, कॉर्पोरेट ऑफिस MD का ऑफिस, उसके बाद चीफ इंजीनियर ऑफिस, फिर सुपरिटेंडिंग इंजीनियर ऑफिस जिले का, और उसके नीचे संभाग, जो हमारे यहाँ संभाग डिवीज़न बेसिकली तहसील या सब डिवीज़न पे होता है, तो वो D ऑफिस कहलाता है। तो इस ऑफिस तक हमारे सभी ऑफिस ISO 9001 हो गए। ये पहली बिजली कंपनी ऐसी है। इसके बाद हमने अभी इंदौर शहर के कुछ जोन चिन्हित किए हैं कि हमको ये लगा कि जोन्स में चूँकि पब्लिक इंटरेक्शन होता है, 10 जोन अभी हम ले रहे हैं इंदौर शहर के। इसी प्रकार उज्जैन शहर के कुछ जोन ले रहे हैं और बाकी शहरों के भी एक एक जोन ले रहे हैं। तो हम लोग इस प्रकार चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा कंपनी है, इसमें लगभग 400-450 जोन और DCs मिलाकर है। इनको करने में खर्चा भी बहुत है और श्रम भी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए चरणबद्ध तरीके से हम लोग इसको कर रहे हैं। सर जब भी विद्युत नियामक आयोग आता है और टैरिफ बढ़ने की बात आती है तो आपकी ओर से, विद्युत मंडल की ओर से ये तर्क दिया जाता है कि जनरेशन लॉस बहुत है और इस जनरेशन लॉस के कारण ही जो है वो बिजली महंगी हो रही है और इसलिए उपभोक्ताओं पर उसका भार पड़ता है।
दूसरा कारण ये कि बहुत सारी जगह पे चोरी ग्रामीण इलाकों में भी होती है, वहाँ केबल नहीं है, वहाँ तो तार ही है, तो हैकर डाल के वो सिंचाई कर लेते हैं। बिलों की वसूली भी समय पे नहीं हो पाती। तो जो ईमानदार उपभोक्ता है, जो मिडिल क्लास उपभोक्ता है, कॉलोनी में रहता है, घर में रहता है, जो बेचारा नियमित बिजली कटने के डर से अपने पैसे जमा करा देता है, उसके ऊपर पूरा बोझ पड़ता है। ये जनरेशन लॉस कैसे कम किया जा सकता है? देखिए, जनरेशन लॉस तो कुछ ज़्यादा नहीं है। जनरेशन लॉस से ज़्यादा अभी दो प्रकार की समस्या है। एक तो हमारा प्रदेश सरप्लस बिजली वाला प्रदेश है। नॉर्मल समय में जब रबी का लोड नहीं होता तो हमारे पास 5-6 हज़ार मेगावाट तक सरप्लस रहता है। इस सरप्लस को अगर आप नहीं भी लेते हैं अपने नेटवर्क में तो भी इसके फ़िक्स चार्जेस आपको देने पड़ते हैं, क्योंकि वो एक एश्योरेंस, एक एग्रीमेंट है, पावर परचेज एग्रीमेंट, जो कि उन कंपनीज़ के साथ किया गया है। उस फिक्स चार्जेस के कारण हमको एक तो विधानसभा में जानकारी दी थी ऊर्जा मंत्री ने कि कुछ 6,500 करोड़ रुपए हमको बिना बिजली खरीदे देना पड़े हैं। मतलब ये कुछ वर्षों में देने पड़े होंगे, एक वर्ष में इसका फिगर अलग अलग रहता है, लेकिन निश्चित रूप से देने पड़ते हैं क्योंकि वो कमिटमेंट चार्जेज एक तरह का है। ये तो एक किस्म की लापरवाही है कि आपने बिजली नहीं खरीदी और इतनी देखिए, ये मैं आपको अब अवगत कराना चाहूँगा, ये स्थिति लगभग देश के आधे इलाकों में है। ये अभी आज हरियाणा भी सरप्लस है, पंजाब भी सरप्लस है, गुजरात भी सरप्लस है, महाराष्ट्र भी है। तो ये सरप्लस की जो समस्या है, ये एकदम से जनरेशन जो पिछले 10 वर्षों में बढ़ा है वो बहुत आशातीत तरीके से बढ़ा है। उसकी तुलना में जो डिमांड बढ़नी चाहिए बिजली की वो उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ पाई। पर आज भी मध्य प्रदेश में ऐसे गाँव है जहाँ बिजली नहीं है। देखिए, गांव मध्य प्रदेश में जैसे अगर मैं बात करूं, मैं अपनी कंपनी में बता सकता हूं 12,118 गांव में 100% हमारे यहाँ विद्युत है। उसके मजरे टोले जो उसके आगे जाके, जहाँ किसी में 5 घर, किसी में 4 घर है, वहाँ पे छोड़ के बाकी पूरी बिजली है। और बिजली का नेटवर्क डालने के लिए वैसे मजरों टोलों में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट रहता है। आपके कंपनी में कितने गांव है जहाँ बिजली नहीं है? मेरे कंपनी में मैंने जैसे बताया 12,118 गांव में 100% बिजली पहुंचाई गई है। हमारा एक भी गांव ऐसा नहीं है, और ये हमने पिछले मार्च में अचीव कर लिया था। मार्च जो खत्म हुआ उसमें हमने। गाँव के बाहर की कुछ बस्तियाँ हैं जहाँ बिजली नहीं? बस्तियाँ नहीं, वो मजरों टोले हैं, वो भी बहुत कम संख्या के, उसमें जनसंख्या कहीं 25 होगी, कहीं 30 होगी, और वो ऐसे पहाड़ियों में ऐसे बसे कि वहाँ के, उसको भी हम लोग अभी दीनदयाल उपाध्याय योजना में कर रहे हैं और अगले 2 वर्षों में उनको भी कर देंगे हम लोग विद्युतीकृत। लेकिन इसकी नेटवर्क कॉस्ट बहुत ज़्यादा रहती है और वहाँ से रिकवरी लगभग शून्य रहती है। जैसा आपने कहा, हम एक तरह से क्रॉस सब्सिडाइज करते हैं कि जो रूरल में हमको बिजली की कीमत नहीं मिल पाती, कहीं ना कहीं अर्बन उपभोक्ता उसको क्रॉस सब्सिडाइज करता है। तो ये किस सेक्टर का एक सच है कि उसमें क्रॉस सब्सिडी इन्वॉल्व है, लेकिन कहीं ना कहीं अब एक जो ग्रामीण विकास के प्रति, किसानों के प्रति एक कमिटमेंट है सरकार का, वो इस रूप में दर्शित होता है। सर, बिजली लगातार महंगी होती है। मैं अपना खुद का उदाहरण दूं कि मेरा जिस घर में मैं रहता हूं उसमें 4 ऐसी कई सालों से लगे हुए हैं। आज से 8-10 साल पहले उसका बिल गर्मियों में 3-1 हज़ार रुपये करीब आता था, जो आज 12,000 रुपये आता है। तो बिजली बहुत लगातार महंगी होती जा रही। क्या ऐसा कोई रास्ता कभी आएगा कुछ आने वाले समय में कि बिजली के दाम कम होंगे? हम तो हमेशा दाम बढ़ते हुए ही देख रहे हैं। नहीं, मेरे को इसकी आशा है, क्योंकि अभी एक बड़े अच्छे डेवलपमेंट हुए हैं, खासकर रिन्यूएबल एनर्जी में। अभी आपको पता होगा केंद्र सरकार ने कुछ ऐसा रेगुलेशन किया है जिसके अंतर्गत एक आरपीओ होता है, जिसमें हमको 1% बिजली खरीदनी पड़ती है निश्चित रूप से। अगर मेरे यहाँ प्रदेश में जनरेशन हो रहा है तो उतना प्रतिशत बिजली हमको लेना अनिवार्य है। पहले वो बिजली, आपको जानकर आश्चर्य होगा, 8-8 रुपये प्रति यूनिट तक हम लोगों ने खरीदी है सोलर और विंड में। अब लेकिन वो कीमतें बहुत गिर गई हैं। हमारे यहाँ एक लैंडमार्क टेंडर हुआ था रीवा में, जिसमें ये बिजली की कीमतें 3 रुपये तक आ गई। उससे निश्चित रूप से जो बोझा हमारे ऊपर आता था, वो उसको रीवा प्रोजेक्ट के नाम दिया गया। उससे वो टेंडर से बिजली की कीमतों में बहुत गिरावट आई है रिन्यूएबल वाली। तो रिन्यूएबल बिजली की कीमतें कम होने से हमारा जो उसमें पेमेंट होता तो वो कहीं ना कहीं बचेगा। और मैं समझता हूँ आगे बढ़ाने की आवश्यकता अगले कुछ सालों मुझे लगता है कि नहीं होगी, अभी 1-2 वर्षों में। और अगर हम धीरे बढ़ते अगर हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे बहुत जा पाए, तो ये जो सोलर और जो सरप्लस बिजली अगर हम उनसे चार्ज करके व्हीकल चला पाए, तो निश्चित रूप से उससे जो हमको इनकम होगी, उससे हम कहीं घरेलू उपभोक्ता का बिजली की दर कम कर पाएंगे। उद्योगपतियों का कहना है, कारखाना मालिकों का कहना है कि साहब पहले तो बिजली नहीं मिलती थी एक ज़माने में, लेकिन अब इस सरकार के ज़माने में बिजली मिलने लगी, पर बहुत महंगी बिजली मिलती है, जिससे हमारी कास्ट बहुत बढ़ रही है। और ये अगर 3 पाली में वो कारखाना चलाता है तो बिजली का एक बड़ा कारण उसका कास्ट बढ़ने का, उससे उसका मुनाफा कम हो रहा है। तो वो चाह रहा है कि उसको बिजली तो मिले, लगातार मिले, लेकिन थोड़ी सस्ती बिजली मिले। क्या उद्योगपतियों को, कारखानों को हम देखिए, इसके लिए बहुत बड़ी पॉलिसी में इस बार है कि एक तो हमने जो नए प्रोजेक्ट, जितने ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट हैं, जितने आपने देखा होगा इन्वेस्टर समिट हुए, जो नए प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, सबको 1 रुपये प्रति यूनिट की रिबेट है, और ये लगभग एक एश्योर्ड 5 सालों तक का एश्योरेंस है। तो एक बहुत बड़ी छूट यहाँ दी गई है। दूसरा, इसी प्रकार कैप्टिव से अगर कोई वापस आता है, जब कैप्टिव जनरेशन में चला गया, अपना कैप्टिव पावर प्लांट डाल खुद का डाल लिया, तो वो अगर उसको बंद करके हमारी बिजली लेता है तो उसको भी इसी प्रकार का रिबेट हमारे यहाँ दिया गया है।
इसके अलावा पुरानी इंडस्ट्री जो चल रही है, मान लीजिए अगर वो आज की डेट में उसकी कुछ 50 MU अगर वो यूनिट ले रहा है और अगर वो 52 MU लेता है तो बढ़ी हुई 2 MU यूनिट अगर उसको जो रहेगी वो उसको 1 रुपये सस्ती 50 पैसे सस्ती मिलेगी। ये भी एक बड़ा उसमें है। इसी प्रकार जो कई बार एक्सीड करने के चार्जेस हम लोग ले लेते थे कि आपकी डिमांड मैक्सिमम डिमांड इतनी और आप एक्सीड करेंगे तो हम उसमें पेनल्टी लगाते थे, उन सबको भी बहुत कम कर दिया गया। अब इस बात को एनकरेज किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंजम्पशन आप लोग करें और इसके लिए काफ़ी सब्सटेंशियल छूट इस बार की पॉलिसी में दी गई है। आपकी एक अनूठी योजना के बारे में अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि आकाश त्रिपाठी जी ने अपने मध्य प्रदेश विद्युत मंडल में तंबाकू खाने वाले, बीड़ी सिगरेट पीने वाले कर्मचारियों का भी सर्वे करवाया था ताकि उनको समय रहते हुए कैंसर के प्रति जागरूक किया जा सके। ये अनोखा, अभी तक किसी सरकारी ऑफिस में ऐसा हुआ नहीं कि जो लोग गुटखा खाते हैं उनका सर्वे करवाएं और उनकी आप मेडिकल परीक्षण करवाएं। ये इसका कारण क्या रहा? नहीं देखिए, इसको मैंने एज कलेक्टर इंदौर भी पूरे ज़िले में करवाया था सर्वे, बल्कि उसमें तो हमने पूरी लाखों की पॉपुलेशन में कराया था उस सर्वे को। और उसमें उसका मेन कारण ये था कि तंबाकू एक बहुत बड़ी बीमारी है हमारे यहाँ, और हमारे यहाँ चूँकि बिजली का स्टाफ थोड़ा टेंशन में भी रहता है, उसको एक हाई रिस्क जॉब करना होता है क्योंकि बिजली से आपको पता है उन लोग हाई वोल्टेज के तारों को हैंडल करते हैं, तो हमारे यहाँ तंबाकू का सेवन काफ़ी होता है। तो उसके लिए मेरा ये चिंता थी कि कहीं अगर कैंसर के सिम्टम्स और ऐसे हों तो उनको हम समय रहते अगर डिटेक्ट कर लें तो उनको हम तंबाकू से रोक भी पाएंगे उपयोग करने से, और अगर कोई ऐसा हुआ है तो फर्स्ट स्टेज में अगर हम उसको ट्रीट कर लेंगे तो ट्रीट भी कर पाएंगे। उसके तहत हमने ये पूरी कार्रवाई करी और इसमें तंबाकू सेवन वाले सभी लोगों का हमने 9 प्रकार के क्वेश्चन पूछे हैं कि उनका मुंह कितना खुल रहा है, उनका कोई ऐसा छाला तो नहीं है जो ठीक नहीं होता, बार बार छाले तो नहीं होते, इस प्रकार के प्रश्न जिससे पता चलता है कि वो क्या कैंसर की दिशा में बढ़ रहा है। अब उसमें से कई लोग थोड़े से हाई रिस्क वाले चिन्हित हुए हैं जिनको हम लोग एक तो बहुत ज़्यादा उनकी काउंसलिंग करवा रहे हैं अलग अलग लेवल पे कि आप उसको छोड़ दें, नहीं तो आप कैंसर के शिकार निश्चित रूप से होंगे। कुछ लोग हमारे ऐसे डिटेक्ट हुए थे जिनमें संभावना थी शायद उनमें कैंसर शुरू हो चुका है, उनको हमने चेक कराया, लेकिन फॉर्चुनेटली अभी हमारे कैंसर से बचे हुए हैं लोग। वो भी हमने तय किया था अगर कोई होगा तो हम उसको, अभी कुछ लोगों का परीक्षण और बाकी है तो उनका हम इलाज भी कराएंगे। पहले इसको जिले स्तर पे किया था, यहाँ पे चूँकि हमारा कंपनी एक इतना बड़ा परिवार है, 20,000 कर्मचारी हैं, तो मुझे लगा कि इनको भी कहीं ना कहीं इस चीज़ से हमको अवेयर कराना होगा। एक मेरा ये ज़रूर आपसे जानना है कि मध्य प्रदेश में इतनी बड़ी नदियाँ हैं, नर्मदा है, तवा है, उसके बाद भी हमको ये ज़रूरत क्यों पड़ती है कि हम बिजली खरीदें? क्या हम आत्मनिर्भर स्वावलंबी नहीं बन सकते कि हमारे मध्य प्रदेश में जितनी बिजली ज़रूरत है हम उतनी खुद पैदा कर लें? देखिए, पहली बात तो हमारे यहाँ जनरेशन करने के लिए केवल एक MP जेनको करके एक कंपनी है। वो कंपनी एक स्टेट गवर्नमेंट की कंपनी है, वो कुछ हाइडल प्रोजेक्ट चलाती है और बाकी थर्मल प्रोजेक्ट्स हैं। उनके अपने साइट्स पे अपनी कंपनी की क्षमताएं हैं, अपने वो हैं, तो वो लगभग अपनी मैक्सिमम क्षमता में काम कर रही हैं। इसके अलावा NTPC के जितने प्रोजेक्ट प्रदेश में लगते हैं उसका एक कोटा उस प्रदेश को मिलता है और वो काफ़ी सस्ती बिजली होती है, तो वो तो लेना हमको चाहिए ही है, जो कि हम लेते हैं। प्राइवेट कंपनियों से जो करार हुए हैं वो 11-12 में जब संकट बहुत ज़्यादा था, जब आपको ध्यान हो पावर की चुनौती थी कि 24 घंटा, तो वो बहुत महंगे करार हुए, उसके कारण हमको बहुत कीमत चुकानी पड़ रही है। देखिए, अब वो एक पास्ट की बात है कि लेकिन उस समय एक करार हुए और वो उस एग्रीमेंट का पालन हम लोग कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं उसमें हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा रहा हो, लेकिन उस समय शॉर्टेजेस बहुत ज़्यादा थी और उस समय ऐसा लगता था कि 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराना एक स्वप्न के तरीका है। लेकिन अब चूँकि हम सरप्लस में, इसलिए हम उसको उसकी गलतियाँ कह सकते हैं कि उस समय ज़्यादा हो गई या कम हो गई, लेकिन हम उस समय की परिस्थिति में जाकर देखें तो हमको लगता है कहीं ना कहीं उस समय आवश्यकता थी। और ये मैं जैसा बताया, मध्य प्रदेश ने लगभग 10-12 स्टेट्स में, बड़े स्टेट्स में ये हुआ है कि उस समय के दौरान जो करार हुए, आज सरप्लस में सभी स्टेट्स हैं। हो सकता है अगले 2-3 सालों में सरप्लस का कंजम्पशन होना शुरू हो जाएगा, तो उससे भी बिजली की कीमतें डाउन होंगी मुझे लगता है। नेक्स्ट फ्यूचर में आप उपभोक्ताओं के लिए क्या अच्छा कुछ करने वाले हैं? कुछ उपभोक्ताओं के लिए कुछ पॉजिटिव योजना आपके पास हो जिससे उनको राहत मिले, खासतौर पर बिल में? मैं इसको ये बताना चाहूँगा, एक तो जहाँ तक बिजली की दर की बात है, जैसे मैंने बताया कि सोलर और उसकी बिजली की दरों के कारण अब मुझे लगता है नेक्स्ट ईयर्स में 1-2 सालों में हमको बिजली बढ़ाने की आवश्यकता, दर बढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कमी में जहाँ तक मैं बात कर रहा हूँ, तो वो अगर सोलर की दरें इस प्रकार से कम होती रहीं और हमारा कंजम्पशन थोड़ा सब्सटेंशियली बढ़ गया तो हो सकता है भविष्य में कुछ कम भी की जा सके। एक तो ये बात अच्छी है। दूसरा, मैं अगर अपनी कंपनी की बात करूं तो एक 1912 में अभी तक बिजली की दुरुस्त कराते थे, लेकिन अब हम लोग उसमें बिल करेक्शन की भी सुविधा हमने दी है और उसमें 3 दिवस की समय सीमा रखी कि हम उसके अंदर निराकरण सुनिश्चित कराएंगे। इसी प्रकार अगर किसी को मीटर बहुत तेज भागते हैं, इनको भी कुछ ठीक करवाएंगे आप? देखिए, मीटर वाले में हम लोग अभी एक मीटर ऑटोमेटिक टेस्टिंग बेंच ले रहे हैं। अभी तक हमारे पास मीटर बहुत कम गति से हम टेस्ट करा पाते हैं, वो भी एक बड़ी दिक्कत होती है। तो अभी 100 मीटर हमारे एक साथ एक मशीन में लगा के एक साथ टेस्ट हो जाएंगे और वो पूरा ऑटोमेटिक रहेगा।
वो मशीन हमारी लगभग 1-1.5 महीने के अंतर्गत आ जाएगी, तो उससे हमारी मीटर टेस्टिंग कैपेसिटी बहुत बढ़ जाएगी और निश्चित रूप से इसके मीटर भाग रहे होंगे या दिक्कत कर रहे होंगे उसको हम लोग ठीक करेंगे। जैसा मैंने कहा, हम लोग स्पॉट बिलिंग पे भी बहुत तेज़ी से विचार कर रहे हैं। 1-2 जगहों पे जहाँ शाहजहाँपुर और बुरहानपुर हम शुरू कर रहे हैं, अगर वहाँ अच्छे परिणाम मिले तो हम इंदौर शहर को स्पॉट बिलिंग में लेना चाहेंगे, जिसमें वहाँ पर जाकर मीटर रीड करने के बाद वहीं के वहीं ब्लूटूथ प्रिंटर से उसको निकाल के बिल वहीं पे दिया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी सुविधा रहेगी कि उनको ये विश्वास है कि मेरे सामने मुझे बिल दिया जा रहा है, तो वो एक बिलिंग संबंधी जो उनकी समस्याएं हैं उसके निराकरण और में वसूली को सख्त बनाएंगे। वसूली देखिए, हमारी ऑलरेडी शहर में वसूली बहुत अच्छी है। मैं पूरी ओवरऑल कंपनी बात कर रहा हूँ, ग्रामीण इलाकों की वसूली थोड़ी कमजोर है। देखिए, मैंने आपको जैसा बताया, हम लोगों ने इस पिछले वर्ष में इतनी सख्ती की है कि 200 करोड़ रुपए केवल हमने रेवेन्यू रिकवरी सर्टिफिकेट की वसूली की है, जो कि जिला प्रशासन के रूप में भी मैंने काम किया है। हम लोग इतनी बड़ी वसूली आज तक हमने कभी करी नहीं। इसमें हमने, हमारे यहाँ तहसीलदार के अधिकार हमारे एईस को प्राप्त हैं, लेकिन कभी उन्होंने उन अधिकारों का उपयोग नहीं किया था। उनको बीच में तो आपने एक बटालियन भी मंगवाई थी और बटालियन एक कंपनी हमको मिली, उस कंपनी का जी हमारे यहाँ करीब 700-800 ट्रैक्टर्स और लगभग 8000 बाइक्स हमने, जो प्रभावशाली और दबंग लोग हैं सभी लोगों को उसमें हमने किसी में नहीं किया। आपने इंदौर शहर में भी देखा होगा कि हमने कारें उठाई हैं और वो की हैं कार्रवाइयाँ। इस प्रकार की कार्रवाइयाँ कभी किसी बिजली कंपनी आज तक नहीं थी और उसका परिणाम ये रहा कि 205 करोड़ रुपए हमारे केवल एक वर्ष में बकाया में से हमने निकाल के लाए, जो पहले कभी जो 25-30 करोड़ होता था साल भर में। तो हम लोग वो सख्ती तो वो हम लोग कर ही रहे हैं कि हम लोग उस चीज़ को सुधारें। प्लस चोरी रोकने पे जो केबलकरण है कि जहाँ जहाँ पे चोरियाँ हो रही हैं उनको तार हटा के केबल करें, इस पे भी बहुत बड़ी प्राथमिकता हम लोग दे रहे हैं। और कंज्यूमर के प्रति जवाबदेही मेरी सबसे बड़ी जो प्राथमिकता है, क्योंकि अभी तक हम इस बात को जवाबदेह ही नहीं थे कि कंज्यूमर का फ़ोन सुना जा रहा है कि नहीं सुना जा रहा है या हमको जल्दी सुधारना चाहिए। हम लोग अपने ग्राहक को ग्राहक जैसा लेने लगे हैं, ग्राहक जैसा भी, और दूसरा अपने ऊपर जिम्मेदारी हम खुद ओढ़ रहे हैं। नहीं तो हम लोग भी शांति से अपना जीवन व्यतीत कर सकते थे, कंज्यूमर परेशान होता रहता। लेकिन मुझे लगता है कि हम जब आए हैं तो कंज्यूमर के लिए जनता के प्रति हमारी जवाबदेही है और उसको हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जवाबदेह हम अपने को बनाएं और उसको डिलीवर करें। बहुत धन्यवाद आकाश त्रिपाठी जी, आप आए और हमारे सिटी न्यूज़ के दर्शकों से आपने बातचीत की। आप देख रहे थे कि आकाश त्रिपाठी जी ये विश्वास दिला रहे हैं कि संभव है आने वाले दिनों में आपको थोड़ी सी बिजली के बिलों में राहत मिले, कुछ दरें कम हो जाएं, क्योंकि उत्पादन भी हो रहा है और कुछ सौर ऊर्जा वाला मामला भी है। और बहुत सख्त लहजे में उन्होंने कहा कि चोरों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कितने ही दबंग हों, कितने ही बाहुबली हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होगी, कुर्की भी होगी और उनसे पुराने बकाया बिलों को वसूल किया जाएगा। आकाश त्रिपाठी जी का जो उपभोक्ता के प्रति एक जागरूकता और जिम्मेदारी का भाव है, वो उम्मीद जगाता है कि मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का पश्चिमी क्षेत्र उपभोक्ताओं के लिए काम करेगा, उनकी समस्याओं को तत्काल सुनेगा, घर पहुंच सेवा देगा। आपको कुछ भी नहीं करना है, ऐप पर जाना है, 1912 पर अपनी शिकायत दर्ज करानी है, अधिकारी खुद आपके घर पर आएंगे और यदि इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आप आकाश त्रिपाठी जी से संपर्क कर सकते हैं, वो आपकी मदद करेंगे। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा सिटी न्यूज़। खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार।